इतिहास सन 600 के आसपास का दौर, 600 ईसा पूर्व का ये दौर, ये वो दौर है जब उत्तर वैदिक काल के उपरांत हमें देखने को मिलता है गौतम बुद्ध का जन्म धरती पर होता है। मज़ेदार बात तो ये रहती है कि जो रुष्ट लोग वैदिक धार्मिक कर्मकांडों से रुष्ट थे, चाहे वो शूद्रों की अवहेलना हो या स्त्रियों का अनादर, वो सारे रुष्ट लोग एक नए ईश्वर की तलाश में लगे रहते हैं। वास्तव में उत्तर वैदिक काल के धार्मिक कर्मकांडों से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जिस कारण वो एक ऐसे ईश्वर की तलाश में लग जाते हैं जो उन्हें ये यकीन दिलाए कि उनके कर्मों के आधार पर ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्तर वैदिक काल में वैदिक लोगों द्वारा किए गए अत्याचार और बोझ, धर्म का बोझ वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब गौतम बुद्ध मनुष्य को वो राह दिखाते हैं जिसके अंतर्गत वो ये संदेश लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर मिलेगी। ये सारी रुष्ट जनता, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो दलित हों या शाकाहारी उच्च वर्ग, सब गौतम बुद्ध के इस प्रवचन की ओर आकर्षित होते हैं। 23 तीर्थंकरों के उपरांत 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा मिलती है। ये वो दौर है जब उत्तर वैदिक काल के नाराज लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। हमें वैदिक ग्रंथों के माध्यम से तो उस समय के शासक वर्ग के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन गौतम बुद्ध की कथा लिखने वाले ग्रंथों ने, जैन महावीर स्वामी जी के कथा लिखने वाले ग्रंथों ने हमें शासकों का उल्लेख अवश्य मिलता है। और यहीं से हम अध्याय शुरू करते हैं शासकों के बारे में पढ़ने का, और यह वह दौर आ जाता है जिस दौर में हम बौद्ध धर्म की पताका देखते हैं और जैन धर्म का प्रचार भी यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है शासकों का दौर। जिस ग्रामीण सभ्यता को हम सबसे छोटी इकाई कुल से लेकर चल रहे थे, कई कुलों के संयोग से बनता था ग्राम, ग्राम के संयोग से बनता था विश्व, कई विश्व को मिलाकर जन, और जब जन बड़ा हो जाता था तो उसको बोलते थे महाजनपद। पहली बार बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय आर्यव्रत के इस क्षेत्र में कितने महाजनपद थे। अब चूंकि अंगुत्तर निकाय लिखने वाला बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा होगा, निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध की कर्मभूमि, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, जो यहाँ पर पड़ती है नेपाल में, लुम्बिनी नामक स्थान। मानचित्र में आप देख रहे होंगे, नेपाल के इस बॉर्डर पर कपिलवस्तु नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके अनुयायियों द्वारा ही अंगुत्तर निकाय लिखा गया। तो निश्चित तौर पर अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं अपने आस पड़ोस के शहरों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लेकिन अपनी एक सीमा के बाहर भी बड़े शहर होंगे, परंतु मैं उतने ही का जिक्र कर सकता हूँ जितना मैं जानता हूँ। निश्चित तौर पर अंगुत्तर निकाय में लिखे गए 16 महाजनपदों में गौतम बुद्ध की कर्मभूमि के आसपास के महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, परंतु दूर जाने पर उन्हीं महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो प्रसिद्ध रहे होंगे, जहाँ पर कोई घटनाक्रम रचित हुई होगी। ये बात मैं आपको इस मानचित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म अगर इस स्थान पर हुआ था तो निश्चित तौर पर उनके शुरुआती अनुयायी कौशल के नज़दीक ही रहे होंगे। कौशल वो महाजनपद है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखते जाइए आप, यहीं पर ये जगह है, और इसके आसपास आप देखेंगे तो 16 महाजनपदों में ये घना क्षेत्र आपको महाजनपदों का दिख रहा होगा। यहाँ पर भी महाजनपद रहे होंगे, क्योंकि पंजाब, जिसका पुराना नाम मद्र है, यहाँ पर महाजनपद था, परंतु अंगुत्तर निकाय लिखने वाले बौद्ध धार्मिक विचारकों को शायद उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलने से ही हमें वहाँ के तत्कालीन शासक बिंबिसार का भी जिक्र मिलता है, पर बिंबिसार में जाने से पहले हम इन 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण मगध के साम्राज्य के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों देखिए, इन 16 महाजनपदों की अगर मैं बात करूं तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण, देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं बिहार में कौन से महाजनपद हैं। बिहार में एक महाजनपद है बज्जी, देख रहे हैं आप, अंग से मैं शुरू करता हूं, अंग का क्षेत्र, अंग महाजनपद आपको बिहार में नजर आ रहा होगा। बिहार में 3 महाजनपद आपको दिखेंगे, बज्जी, मगध और अंग। गौर से देखिए आप, बज्जी, मगध और अंग। अंग का वो क्षेत्र, अंग की राजधानी थी तब चंपा। चंपा से तात्पर्य है चंपारण। आप जब इतिहास के आगामी अध्यायों को जो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे 1917 के महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का। कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये।
तो अंग की राजधानी रही चंपा। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 16 महाजनपदों के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो के माध्यम से हम शासक वर्ग पढ़ना आरंभ कर देंगे और हमारा पहला साम्राज्य हर्यक वंश स्थापित हो जाएगा। और यहाँ पर बोला बाला रहेगा बौद्ध और जैन धर्म का। हम धार्मिक रूप से इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच सके। फिलहाल आप इन जगहों को नोट करते जाइए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे अंग को मगध में मिलाया गया, फिर अंग को बज्जी में मिलाया गया, मगध को। तो अंग का एक क्षेत्र आप देख रहे हैं बिहार का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, जिसकी राजधानी है चंपा। मगध उस दौर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो एक समय पूरे भारत पर कब्जा करेगा, जो मगध पर बैठेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। उस दौर में इसकी राजधानी जो अंगुत्तर निकाय में लिखी गई है राजगृह या गिरिवज्र, यह राजधानी रही है। इसकी राजधानी उसके बाद उदयन हर्यक वंश का ही शासक पाटलिपुत्र कर देगा, जो लंबे समय तक पाटलिपुत्र रहेगी और बहुत ज्यादा राजनीतिक केंद्र ये बना रहेगा। आगामी अध्याय में आप मगध का ही नाम सबसे ज्यादा सुनेंगे। तीसरा बज्जी। बज्जी देखिए आप बिहार के उत्तर में आपको नजर आ रहा होगा, नेपाल सीमा से लगा हुआ साम्राज्य। बज्जी को माना जाता है भारत का पहला लोकतंत्र। हमारे पास पुराने उल्लेख नहीं है क्योंकि हमारी पुरानी किताबों में ये निश्चित तौर पर लिखा था, परंतु 1199 के आसपास आए बख्तियार खिलजी ने हमारी बहुत सी किताबों को जला दिया, जिस कारणवश हम इसको प्रूफ नहीं कर पाए। परंतु फिर भी आप जान लीजिए बज्जी में ऐसा माना जाता है कि बज्जी को बज्जी ना कहकर आप किसी भी किताब में अगर इसका नाम पढ़ेंगे तो बज्जी का संघ लिखा होगा, जो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर तब लोकतंत्र स्थापित रहा होगा। बज्जी की राजधानी थी विदेह, जो प्रसिद्ध वैशाली का क्षेत्र है, जिसको राजधानी बनाया गया बाद में। शिशुनाग इसको अपनी राजधानी बनाएगा। इन सारे नाम से आप घबराइए मत, आपको ये स्पष्ट तौर पर मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो बज्जी की राजधानी विदेह थी, जिसका वैशाली भी यहीं पर पड़ेगा। आप फिलहाल इनकी स्थिति को देखते जाइए। तो ये 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब मैं बात करता हूं यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसका नाम बाद में अवध पड़ेगा, उसके बाद अंग्रेज यूनाइटेड प्रोविनेंस पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहां पर देखिए मल्ल। मल्ल वो क्षेत्र है जहां पर ये मल्ल की राजधानी मैं आपको पहले बता दूं कुशीनगर। पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश का इलाका, जो गाजीपुर बलिया का क्षेत्र आपको दिखता है नेपाल सीमा तक। मल्ल वो क्षेत्र है जहां पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु होती है, दोनों का प्राण यहीं पर गए। और ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुशीनगर, पावापुरी, ये प्रसिद्ध इलाके हैं मल्ल के। मल्ल वो क्षेत्र है, वो महाजनपद है जहां पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु होती है। मल्ल के बाद हम चलते हैं काशी। काशी के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं, ये काशी है। इसको अजात शत्रु मगध में मिलाता है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। काशी का क्षेत्र है, इसकी राजधानी है बनारस। आप बाकायदा काशी के बारे में अच्छी तरह से जानकार भी होंगे क्योंकि काशी की राजधानी बनारस के आज सांसद भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, प्रयागराज। वत्स यहाँ पर पड़ती है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जहाँ पर उस समय पर गंगा और यमुना, उस समय पर क्या आज भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ करता था। सामरिक दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण साम्राज्य था। अगला है हमारा कौशल। कौशल महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया है कि कौशल वो महाजनपद है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आप जान लीजिए कौशल के बारे में परीक्षा में यही सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किस महाजनपद में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो राइट आंसर है इसका कौशल। कौशल की राजधानी थी तब श्रावस्ती। अगर आप इनको नोट करते जा रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लीजिए और नोट साथ में इनको करते जाइए। अगला हमारा है चेदी। चेदी का जो आपको वंश दिख रहा होगा, ये महाजनपद दिख रहा होगा, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा पर है। इसको आज आधुनिक दौर पे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर का ये क्षेत्र है। इसकी राजधानी है सूक्ति। चेदी की राजधानी है सूक्ति, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अगला है सूरसेन। सूरसेन का क्षेत्र आपको कुरु के नजदीक नजर आ रहा होगा। सूरसेन की राजधानी थी तब मथुरा।
तो आपको क्षेत्र बताने की जरूरत नहीं है। इटावा, आगरा और मथुरा, पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र तब सूरसेन के अंतर्गत आता था, यानी कि यहीं पर जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए तब ये महत्वपूर्ण रहा होगा। अब हम बात करते हैं पांचाल की। पांचाल हस्तिनापुर का क्षेत्र है जो उस समय बड़ा महत्वपूर्ण था और बड़ा सशक्त शक्तिशाली रहा करता था। हस्तिनापुर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय वर्तमान में जिस जगह पर खड़ा हूं वो तब उन 16 महाजनपदों में पांचाल का क्षेत्र ही कहलाता था, यानी कि अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी। बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, ये क्षेत्र पांचाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पांचाल नरेश जनक के बारे में, राजा जनक के बारे में। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुरु की तरफ। कुरु यानी कि कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र जिन लोगों ने भी भारतीय इतिहास को पढ़ा है, महाभारत को पढ़ा है, तो कुरुक्षेत्र से आप जानकार होंगे। कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली का पुराना नाम है, जो लंबे समय तक भारत की राजधानी रही, या वर्तमान में भारत की राजधानी है दिल्ली। नई दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था और नई दिल्ली पुराने दौर में कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। आप इसको नोट करते जाइए। अगला है मत्स्य। मत्स्य जयपुर का क्षेत्र है जो राजस्थान की सीमा के अंतर्गत आता था। मैंने आपको बताया जैसे ही आप कौशल से दूर गए तो सिर्फ प्रसिद्ध महाजनपदों का ही उल्लेख यहाँ पर हमें नजर आता है। उन्हीं में से एक है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मैं बताता जा रहा हूं आपको कि ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, राजस्थानी क्षेत्र। काम्बोज। अगर इन 16 महाजनपदों में सबसे उत्तर का महाजनपद मैं देखूं तो वो काम्बोज है। उत्तर से तात्पर्य सीधे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से ही है। बीच में कई महाजनपद रहे होंगे मध्य और इस क्षेत्रों में भी जिनका उल्लेख नहीं मिलता, परंतु अगर हमें काम्बोज का उल्लेख मिलता है तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। काम्बोज की राजधानी है लाजपुर। हालांकि आगामी इतिहास में भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, परंतु फिर भी अपने ज्ञान के लिए आप ये नोट करते जाइए, क्योंकि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद काम्बोज भी है। नेक्स्ट है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। अब तक्षशिला के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। गांधार ये उन 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान में भारत में नहीं है। और तक्षशिला विद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आता है। उनमें से नहीं, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ही तक्षशिला प्राथमिक विश्वविद्यालय है, जो उस दौर में 16 महाजनपदों के एक महाजनपद गांधार की राजधानी रहा था। सिकंदर के हमले के समय में भी हम इसका जिक्र अवश्य करेंगे। अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतल या पोटली अस्मक, ये गोदावरी नदी के किनारे का क्षेत्र है। अस्मक इन 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। परीक्षा में यह सवाल इस तरह से आता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में है, तो उसका सही उत्तर होगा अस्मक। गौर से देखिए आप अस्मक को। अस्मक इन 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का महाजनपद है, नोट करते जाइए आप। अंतिम है अवंती। अवंती आप देख रहे हैं, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र है, उज्जैन। अवंती उस समय मगध के बराबर शक्तिशाली साम्राज्य था। आप जानते जाइए, जब शुरुआती दौर में हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे तो ये भी महसूस करेंगे कि अवंती की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। इसके राजा चंड प्रदोत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अवंती उस समय पर मगध को चैलेंज करने वाला साम्राज्य हुआ करता था। मगध उस दौर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अगले अध्याय से हम आरंभ करने वाले हैं शासकों के बारे में, क्योंकि हमने आज आपको राजनीतिक दृष्टिकोण उस दौर का बता दिया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब मैं तैयार करता हूं आगामी वीडियो। धन्यवाद।